बहुत ही घिनौनी मानसिकता की पार्टी को छोड़ा। लालची लोगों ने लालच में आके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। ये बहुत जबरदस्त बड़ा फर्क। झाड़ फूक करनी जरूरी है, वो अभी शुरुआत भी नहीं की है ना कांग्रेस ने ना दूसरी ऑपोजिशन पार्टी। वो साफ सफाई करनी बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, जो उन्होंने गंद फैला रखी है देश में उसकी, और उनके जो उद्योगपति साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, क्रिमिनल मीडिया हैं, आपराधिक मीडिया हैं, ये सब उस कॉन्स्पिरेसी में देश को कमजोर करने की आरएसएस और बीजेपी के साथ शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी का उसमें ही तिरंगा नहीं लगा रहे। आरएसएस और बीजेपी के मनुवादी मानसिकता के लोगों के ऊपर तिरंगा क्यों थोपे, जो कि भारत के संविधान से आता है। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। जिस तरह से बिहार में चाचा भतीजा साथ आए और नीतीश कुमार ने एक चैलेंज दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। उन्होंने कहा है कि 14 वाली बात 24 में नहीं होगी। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा जी, जो इस वीडियो में बिहार के मुद्दों से बात करेंगे और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, क्या कहेंगे जिस तरह से बिहार में खेला हुआ है? खेला नहीं हुआ, बिहार में एक तरह से बहुत बड़ी जद्दोजहद जीती है, और हम सब लोगों को, बिहार के नीतीश कुमार जी को और आरजेडी के तेजस्वी यादव साहब को और उनके दूसरे सभी लीडरों को मुबारकबाद देनी चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए कि ये सत्ता परिवर्तन कोई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसा नहीं हुआ, जहां केंद्र सरकार का डंडा भी था, डर भी था और पैसे भी दिए गए। यहाँ उसका एकदम उल्टा हुआ है। पूरा दबाव था, पूरी दहशत फैला रखी थी, जान माल सब तरह का खतरा उठाकर भी जो जेडीयू ने एक बहुत ही घिनौनी मानसिकता की पार्टी को छोड़ा है, वो काबिल तारीफ बात है। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक तरफ लालच, डर और डर का साथ दिया लोगों ने, एक तरफ लालच और डर को जीत कर, हरा कर इंसाफ और सच्चाई का साथ दिया। तो बिहार में इंसाफ और सच्चाई का बहादुरी दिखाते हुए लोगों ने साथ दिया। जो लोगों ने आप सरकार बनाई है, जेडीयू ने और आरजेडी ने, और दूसरी जगह बुज़दिलों ने, डर के या लालची लोगों ने लालच में आके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन प्रधानमंत्री एक बात ये कह रहे हैं कि ये काला जादू चल गया है। कांग्रेस पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये किस तरह की काले जादू की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी या कोई भी व्यक्ति हो, जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना वो, या जिस चीज़ में पारंगत होता है, उसी तरह की उसी प्रकार की बातें करता है। प्रधानमंत्री जी को काला जादू लोग बहकाते होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं है, जैसा निकल के आ रहा है साफ तौर पे। तो उनको किसी ने ये बहका दिया होगा कि काला जादू कर दिया, इसीलिए ये लोग टूट गए। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि काला जादू कोई चीज़ ही नहीं होती है। ये तो अंधविश्वासी लोगों की बात है। हाँ, झाड़ फूक होती है, और झाड़ फूक भी घर जैसे सफाई करते हैं ना जी, मतलब झाड़न से और झाड़ू से झाड़ते हैं, वो वाला, तो और फूकते भी हैं। झाड़ फूक होती है, अच्छी चीज़ है, काला जादू कुछ नहीं होता। झाड़ फूक करनी ज़रूरी है, वो अभी शुरुआत भी नहीं की है ना कांग्रेस ने ना दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज ने। बीजेपी और आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता जो है, जिसका एक छोटा सा घर होता था, आज 10-10, 20-20 घर बना लिए। उसमें से सभी काला धन निकाल के जनता में बांटने की झाड़ फूक होनी बाकी है अभी। जिसके पास एक छोटी सी स्कूटर या मोटरसाइकिल होती थी जिस कार्यकर्ता के पास, उसने आज बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीद ली हैं। वो गाड़ियां उनसे लेके जनता में बांटने के लिए वो झाड़ फूक करनी बाकी है। वो साफ सफाई करनी बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, जो उन्होंने गंद फैला रखी है देश में उसकी, और उनके जो उद्योगपति साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके काले धन की सफाई करके उनके घरों में से निकाल के जनता को वापस लौटाने का काम अभी बाकी है। जो आप कह रहे हैं कि जो झाड़ने वाली बात कह रहे हैं, तो क्या इसकी शुरुआत बिहार से हो गई है? जो विपक्ष है उनको मजबूत दावेदार मिल गया बिहार से, ताकि पूरे जो दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको एक मौका मिला है कि मेरे पास एक मौका आया है। क्या ये है मौका? देखिए, मैं बहुत उम्मीद, जैसे बिहार के लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई है, उसके बाद बिहार के लोगों ने बहादुरी के साथ और एकदम पूरे डिसिप्लिन के साथ एक्सपोज किया है इस क्रिमिनल मीडिया को। उससे मैं बहुत आशावान हूं कि अब पहली बार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी किसी राज्य सरकार द्वारा, जो अभी तक कहीं नहीं हुई है। किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता के घर रेड नहीं मारी गई। इतनी सारी सरकारें हैं पूरे देश में। ममता बनर्जी साहिबा की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार है, अभी पंजाब में भी बन गई है,
और बहुत सारी स्टेट्स में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो अगर पीछे नीचे जाया जाए तो आंध्रा में रेड्डी साहब की सरकार है और तेलंगाना में केसीआर साहब की सरकार है। यहाँ तक कि स्टैलिन साहब की सरकार जो सबसे मजबूत सरकार है, सबसे अच्छा काम कर रही है। और केरल में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पे रेड मारकर इनके घरों को सीज करने का काम नहीं किया गया है। इनका एक एक छोटा छोटा घर होता था, आज इन्होंने बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, वो सब वापस लेकर गरीबों में बांटने का काम कहीं नहीं हुआ है। मुझे बिहार सरकार से बहुत उम्मीद है कि ये काम कम से कम बिहार से शुरू होगा। और इसकी मैं गुजारिश भी करना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव साहब से कि एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता की लिस्ट बनाएं और 2014 से पहले और 2014 के बाद की उनकी स्थिति को कंपेयर करें। और स्टेट पुलिस जो है उनकी बहुत पावरफुल होती है, सबके घरों में रेड कराएं, सबके घर से प्रॉपर्टीज लें, पैसे लें और गरीबों में बांटें, ये मेरी गुजारिश है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो ईडी और जो सीबीआई है उसको सत्ता का दुरुपयोग करती है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईडी का स्वागत है बिहार में। तो क्या इन नेताओं को डर नहीं है भाजपा से कि ईडी का स्वागत बिहार में करने को तैयार है? मेरा ख्याल ये है कि ईडी के भ्रष्ट अधिकारी जो बीजेपी के जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके कहने पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो अगर न्यायपूर्वक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन ये फंडामेंटल राइट है, जो उसको तोड़कर संवैधानिक हक को खराब करके तोड़ के इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जो अपने राजनीतिक आकाओं के बीजेपी और आरएसएस के दबाव में आके जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं वो क्राइम्स हैं, वो अपराध है। तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराने का काम अपनी अपनी लोकल सरकारों को करने चाहिए। ये उनका कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है उन्हें अपना सरकारी अफसर होने का, क्योंकि वो क्राइम कर रहे हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि इन ईडी वालों का स्वागत इसलिए भी करना चाहिए कि वहाँ इनके खिलाफ जब ये रेड मारने आए तो मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट करना चाहिए और जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये काम बहुत आसानी से एस्टेब्लिश हो जाएगा। इनके फ़ोन लेकर अगर CDRs ही निकलवा लें, हर एक स्टेट पुलिस के पास इतनी पावर्स हैं, तो ईडी के अफसरों के फ़ोन नंबर लेके उनकी CDR निकाल लें, तो जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनसे इनका जो रिश्ते हैं वो साफ साबित हो जाएंगे कि किस रेड से पहले किससे बात हो रही थी। सर, ये जो तमाम जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसको कंपेयर महाराष्ट्र से करें तो जो मीडिया है, मीडिया कह रही थी कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन बिहार में वही उल्टा कह रही है कि ये धोखा है, बीजेपी के साथ धोखेबाजी की गई है और इनको पलटूराम बताया गया। तो मीडिया का जो बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें उल्टा सीधा बताने में, इसको कैसे देखते हैं? मेन अपने आप को जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, झूठे, ये सब तो क्रिमिनल मीडिया हैं, आपराधिक मीडिया हैं। ये सब उस कॉन्स्पिरेसी में देश को कमज़ोर करने की आरएसएस और बीजेपी के साथ शामिल हैं। जो आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे अधिकारी, जो बहुत सारे नेता हैं, वो पाकिस्तान, चाइना और इजराइल के साथ मिलके देश कमज़ोर करने की साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये क्रिमिनल मीडिया भी है, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। तो इनको अपराधियों की नज़र से ही देखा जाना चाहिए। इनको मीडिया की नज़र से देखना अपने आप में एक गलती है। तो ये अपराधी हैं। ये अपने जो को एक्यूज्ड हैं आरएसएस और बीजेपी के और चाइना के और पाकिस्तान के और इजराइल के, वो उनका एक क्रिमिनल कार्टेल है, उसका हिस्सा है और उसी की बुनियाद पर ऐसी बेवकूफ़ी की और वाहियात बातें करते हैं। पूरा ईडी सीबीआई सबका जोर लगा के महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई है। कोई दिल से थोड़ी टूटना चाहता था, कोई लालच से और डर से तोड़ी है। उसके उल्टा बिहार में हुआ है, जहां इस सब डर और लालच को हराकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के और ईडी सीबीआई और एनआईए सबके और इनकम टैक्स सबके खिलाफ जाके लोगों ने अपने जो है जनता की आवाज़ मानते हुए सरकार बनाई है और बीजेपी को नकारा है। पर यह शुरुआत है। मैं ये कहता हूं कि एक एक बीजेपी के एमएलए के घर रेड होनी चाहिए आज से ही। एक एक बीजेपी के नेता के घर बिहार से ही शुरुआत होनी चाहिए। जरा चेक तो किया जाए, जनता को बताया तो जाए कि कितने करोड़ नहीं, कितने हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ इनके घरों से निकलेंगे। जरा ये रेट की शुरुआत की जाए। सर, एक और बात है, जैसे हर घर तिरंगा की बात कर रही है भाजपा सरकार, लेकिन
ऐसे लोग हैं जिनको घर नहीं मिला, वो किस जगह तिरंगा लगाएंगे? वो तो ये देखिए ढोंगी लोग हैं ये तो अपने घर में ही, मैंने आज ही ट्विटर पे ट्वीट भी किया है, जो इनका हेडक्वार्टर है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें ही तिरंगा नहीं लगा रहे। तो ये लोग तिरंगे से प्यार भी नहीं करते। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ झंडे वाला जाके 15 अगस्त के जो हमारे झंडा सलामी के मेरे 3, 4, 5 प्रोग्राम्स होते हैं वो ख़त्म करके जाके झंडे वालान में जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ तिरंगा फहराऊँ। फिर मैंने आज ये बीजेपी का दफ्तर देखा सुबह, तो मुझे ये साफ नज़र आ गया कि क्या हम ज़बरदस्ती करके इनके ऊपर आरएसएस और बीजेपी के मनुवादी मानसिकता के लोगों के ऊपर तिरंगा क्यों थोपें, जो कि भारत के संविधान से आता है, बाबा साहब के संविधान से जो आता है वो क्यों थोपें। भारत का संविधान इस बात की भी इजाज़त देता है कि आप तिरंगे से प्यार ना करो, तो ये लोग तिरंगे से प्यार नहीं करते, ये ढोंगी लोग हैं। हम लोग जो हैं देश के 92-92% लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाएं जो हैं वो तिरंगे से प्यार करते हैं। इनको इनका भगवा मुबारक हो, हमें हमारा तिरंगा जो है वो काफ़ी है, संविधान काफ़ी है, हम क्यों इनके ऊपर थोपें तिरंगा। ये तो ढोंगी लोग हैं, ये तिरंगे से प्यार ही नहीं करते। वरना कम से कम सबसे पहले जो इतना बड़ा महल बना रखा है बीजेपी का इन्होंने, उस पर तो तिरंगा फहराते। आम आदमी की ज़रूरत पे बेचारा अपने, जिसके पास भारत में घर भी नहीं है ना, वो भी अपने हाथ में तिरंगा लेके 1947 से भी पहले और 1947 के बाद भी हर साल लेके घूमता है और अपनी आज़ादी को बड़े ही शान और शौकत से मनाता है, सिवाय आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम मुद्दों पर बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बात कर।